बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। बच्चों में ताख़ीर से चलने की क्या वजूहात हैं? क्या इब्तदाई अलामात होती हैं जो वालिदैन को पिक करनी चाहिए घर पे ही? और ऐसी क्या सरगर्मियाँ हैं जो जल्दी चलने को फ़रोग़ देती हैं? ये हमारा आज का टॉपिक है। बच्चों को बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी कराई जाती हैं हमारी सोसाइटी में जो कि गलत हैं। अर्ली वॉक बहुत चाहत होती है वालिदैन की कि मेरा बच्चा जल्दी वॉक करे, जल्दी चलना सीख ले और उस चक्कर में बहुत सारी गलत हरकतें भी की जाती हैं। जैसे ये माँ ने बच्चे को जिस तरह से पकड़ा हुआ है शोल्डर से, ये भी एक गलत तरीकाकार है। इस बच्चे में और भी बहुत सारी अलामात नज़र आ रही हैं जो कि डेफ़िशिएंसी की अलामात हैं। इस बच्चे की आप अगर जिल्द देखें तो जिल्द के नीचे चर्बी तो बहुत है लेकिन मसल्स कोई नहीं नज़र आ रहे। मसल्स का कोई शदीद फुक़दान नज़र आ रहा है। अब ये बच्चा मीठा दूध शायद पी रहा है या ये इस तरह से खाना खा रहा है, इस तरह की ग़िज़ाएँ इसको दी जा रही हैं जिसमें मिठास या शहद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है जिससे इसके जिस्म में फ़ैट तो बहुत डिपॉज़िट हो गया, इसका वज़न तो अच्छा हो गया है। लेकिन इस बच्चे में हड्डियाँ भी कमज़ोर हैं, इस बच्चे में विटामिन ए की कमी भी है, इस बच्चे में विटामिन डी की कमी भी है। अगर आप इसके सीने की हड्डी की तरफ देखें तो इसके सीने के नीचे वाली हड्डी जो है वो बाहर की तरफ निकली हुई है। कपड़ों से आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है उल्टी साइड पे कि बाहर की तरफ निकली हुई है। ये विटामिन डी की कमी की अलामत है। इसकी जिल्द की तरफ देखें तो आपको नज़र आएगा कि इर्रेगुलर जिल्द है, जिल्द के नीचे फ़ैट तो मौजूद है। लेकिन वो फैट जो है वो कैसे आता है? वो आता है एट द कॉस्ट ऑफ मसल्स। मसल्स को रिप्लेस कर लेता है फैट। 2 तरह की मूवमेंट्स होती हैं बच्चों की, एक्टिव मूवमेंट्स और पैसिव मूवमेंट्स। एक्टिव मूवमेंट बच्चा खुद करेगा तो उसके मसल्स डेवलप होंगे। आप पैसिव मूवमेंट्स कराएँगे तो उसके मसल्स के अंदर जो है वो फ़ायदा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन उसके अंदर फैट ही ज़्यादा डिपॉज़िट होगा क्योंकि वो जब तक एक्टिव मूवमेंट नहीं करेगा बच्चा खुद से यानी हरकत नहीं करेगा, तब तक उसका वो फैट बर्न नहीं होगा और मसल्स जो है वो ज़्यादा मज़बूत नहीं होगा। फिर इसके सर की तरफ देखें तो बाल इसके कम हैं। ये भी बात चीज़ बता रही है कि विटामिन ए, विटामिन डी की कमी की अलामत है। इसके हाथों की तरफ, कलाइयों की तरफ देखें, कलाइयाँ इसकी फूली हुई हैं, हाथों के ऊपर एक्सेसिव जो है वो चर्बी चढ़ी हुई है, फैट और पानी बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है, दूध तो ये बहुत पी रहा है बच्चा, लेकिन इसको फ़ायदा नहीं हो रहा है इस चीज़ का। और जिस तरह से माँ इसको ज़बरदस्ती कोशिश कर रही है इसके ऊपर वज़न डालने की, ये भी तरीका गलत है। ऐसा करने से बच्चे की हड्डियों के ऊपर वज़न पड़ेगा, उसको फ़ायदा कोई नहीं होगा, बल्कि उसकी हड्डियाँ टेढ़ी होंगी। ये एक इटियोलॉजी की स्लाइड है मेरे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, वो इसको पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। हम वालिदैन के लिए आगे चलते हैं कि क्या वजूहात होती हैं और क्या-क्या और उनको देखना चाहिए बच्चों में। जब बच्चा पैदा होता है तो अगर उसके पाँव टेढ़े हैं, तो ये बच्चा देर से चलेगा। इस बच्चे के पाँव को सीधा करना बड़ा ज़रूरी है। ये फिज़ियोथेरेपी से भी किया जा सकता है सीधा अगर फंक्शनल है एब्नॉर्मैलिटी। लेकिन अगर बोनी है तो सीरियल कास्ट इसकी करना यानी प्लस्तर बार-बार करना, एक प्लस्तर उतार के दोबारा प्लस्तर जो है वो ज़ोर दे के ताकि पाँव सीधा हो जाए, करना ज़रूरी होता है। वालिदैन जो है थोड़ा-सा मिसलीड हो जाते हैं उस वक़्त जिस वक़्त न्यू बॉर्न नर्सरी में जाता है और डॉक्टर नर्सरी वाला देख के कहता है कि ये कोई मसला नहीं है, ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वालिदैन ये कॉन्सेप्ट लेते हैं कि शायद ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। वो उस वक़्त वालिदैन क्योंकि बड़ी मुश्किल में होते हैं, लेबर रूम की और नर्सरी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इस वज़ह से नर्सरी का डॉक्टर ज़्यादा परेशान नहीं करता, सिर्फ़ वही चीज़ों को ज़्यादा बताता है जो कि शदीद परेशान कुन हो और उसे पता होता है कि सब्सिक्वेंट विज़िट में ये हमने डिस्क्लोज़ करनी है और बताना है कि किस तरह से करें। तो उस वक़्त जो है वो 100% चीज़ें नहीं बताई जा सकती और ना बताना जो है वो अक्लमंदी होती है क्योंकि वालिदैन मज़ीद परेशान हो जाते हैं। और लेकिन कुछ लोग जो है जो उसी वक़्त नर्सरी में सिर्फ़ बच्चे को पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा डॉक्टर को दिखाते हैं और उसके बाद साल के बाद उनको ख़्याल आता है कि यार हमारा बच्चा जो है उसके पाँव टेढ़े हैं और वो चल नहीं रहा है। तो वो मिसलीड होते हैं और बाद में फिर ब्लेम करते हैं डॉक्टरों को कि नर्सरी के डॉक्टर ने तो हमें ऐसे बताया था कि वो मसले की बात नहीं है। ऐसी बात नहीं होती। नर्सरी के डॉक्टर का मकसद आपकी बेहतरी था, उसका मकसद ये था कि आप परेशान ना हो जाओ उस वक़्त शदीद और सब्सिक्वेंट विज़िट में उसने आपको ज़रूर बताना था कि जी ये इसको इस तरह से ट्रीट करेंगे। ये इसके 2 तरीके हैं और इसको ट्रीट करना ज़रूरी है अदरवाइज़ बच्चे की वॉक डिले हो जाएगी। फिर कुछ बच्चों में कूल्हे का जोड़ सही तरह से बना नहीं होता। कूल्हे के जोड़ की हड्डी कमज़ोर होती है या कूल्हे के जोड़ की हड्डी जोड़ के अंदर नहीं होती। तो उसमें ग्रॉइन फ़ोल्ड्स इर्रेगुलर होती हैं। बच्चे की ग्रॉइन फ़ोल्ड्स जो होती हैं वो टेढ़ी होती हैं। बच्चे की जो नी की हाइट होती है दोनों साइड की वो डिफ़रेंट होती है। ये माँ का काम है, ये डॉक्टर भी अच्छे-अच्छे डॉक्टर भी इसको मिस कर जाते हैं अक्सर। जो इसका टेस्ट है वो करना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन वो टेस्ट बाज़ का बड़ा सॉफ्ट सी आवाज़ देता है, बिल्कुल जो है आवाज़ नहीं देता, तो इस वज़ह से डॉक्टर को भी पता नहीं चलता बर्थ के ऊपर। लेकिन क्योंकि माँ तो 4-6 दफ़ा दिन में पैम्पर चेंज कर रही होती है, तो माँ को इस चीज़ को ज़रूर नोट करना चाहिए कि बच्चे की ग्रॉइन फ़ोल्ड्स जो दोनों तरफ की हैं, वो बराबर हैं या नहीं है। अगर दोनों तरफ की फ़ोल्ड बराबर नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि बच्चे को हिप का जॉइंट जो है वो सही तरह से नहीं बना हुआ और इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और इन बच्चों को अगर इग्नोर किया जाएगा, अगर नेग्लेक्टेड रहेंगे तो ये बच्चे भी टाइम से नहीं चलेंगे। एसिमेट्रिकल ग्रॉइन फोल्ड इसको कहते हैं हम और अगर ये होंगी तो फिर मसला पैदा होगा बच्चे के लिए। कुछ बच्चों के पाँव अंदर की तरफ मुड़े होते हैं जिसे क्लब फुट कहते हैं और कुछ बच्चों के अंदर
पाँव जो है वो बाहर की तरफ मुड़े होते हैं, जिसे हम कैल्केनियो वेल्गस कहते हैं, टेलेपिस कैल्केनियो वेल्गस कहते हैं, बाहर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। ये भी बहुत नरम पाँव होते हैं। इनको भी थेरेपी की ज़रूरत और मेडिसिन की ज़रूरत होती है बच्चों को, ताकि बच्चे टाइम से चल सकें। फिर जब 5-6 महीने का होता है बच्चा, तो अक्सर कुछ वालिदैन नोट करते हैं कि बच्चे के जब पाँव नीचे लगाने की कोशिश करते हैं तो बच्चा पाँव एकदम उठा लेता है। ऐसे बच्चों के लोअर लिम्स में या अपर लिम्स में अकड़ाव भी ज़्यादा होता है, और ये एक स्टेपिंग रिफ्लेक्स है, इसको स्टेपिंग रिफ्लेक्स हम कहते हैं। ये 5 से 6 महीने पे खत्म हो जाता है नॉर्मल बच्चों में, और बच्चे नीचे पाँव ज़मीन पे ज़ोर डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिन बच्चों को न्यूरोलॉजिकल डैमेज यानी दिमागी तनाव का शिकार होते हैं, जो पैदाइश पैदाइश के प्रोसेस के दौरान उनको ऐसा होता है, तो इस बीमारी को हम सेरेब्रल पॉल्सी कहते हैं। मुख्तलिफ ग्रेड्स होते हैं, बिल्कुल मामूली से लेके शदीद तक ग्रेड हो सकता है। जिन बच्चों को ज़्यादा शदीद ग्रेड होगा, तो उनमें भी 3 महीने पे नेक होल्डिंग भी नहीं आएगी। उन बच्चों में जिस्म में अकड़ाव होगा, वो पीछे की तरफ अकड़ाएंगे अपने आप को, वो उनका जो है वो एबनॉर्मल गेट होगी, और सिजरिंग, जो कि सेंटर वाली नीचे वाली सेंटर वाली पिक्चर में दिखा रहा हूँ मैं, सिजरिंग होगी। उनके नीचे लोअर लिम्ब में इतना अकड़ाव होगा कि वो एक दूसरे के ऊपर लोअर लिम्स चढ़े हुए होंगे। और जिस तरह से इस बच्ची में नजर आ रहा है कि अंगूठा इनका मुट्ठी के अंदर होगा, फिस्टिंग इसको कहते हैं, अंगूठा मुट्ठी के अंदर रख के बंद किया होता है। ये भी अलामत है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है बच्चे को। और ऐसे बच्चे भी फिर देख से वॉक करना शुरू करते हैं, अगर उनका टाइमली ट्रीटमेंट और टाइमली उनका पिक करके ये सारी चीजों को इलाज ना शुरू किया जाए। कुछ बच्चों को पैदाइश के वक्त एनल सेक्रल रीजन्स में स्किन टैग्स होते हैं, या सेक्रल डिंपल होता है, या टफ्ट ऑफ हेयर होता है। ये बच्चे भी, इनके अंडरलाइंग स्पाइना बाइफिडा होता है, यानी रीढ़ की हड्डी जो है वो एबनॉर्मल होती है, उसमें सुराख होता है, डिफेक्ट होता है, और उसकी वजह से लोअर लिम्स में कमजोरी हो सकती है। तो इन बच्चों में अल्ट्रासाउंड करना स्पाइन का, और लोअर लिम्स की कमजोरी को रूल आउट करना, लोअर लिम्ब की कमजोरी का टेस्ट करना बड़ा जरूरी हो जाता है। सेक्रल टाफ्ट या डिंपल जो है वो आ सकता है। कुछ बच्चों में सेक्रम या बटक्स जो है वो इरेगुलर होते हैं, दोनों साइड जो है वो बराबर नहीं होती। ये भी इसी चीज की अलामत है कि स्पाइन में यानी रीढ़ की हड्डी में कोई मसाइल है, एब्नॉर्मेलिटी है। फिर जिन माओं को हमल के दौरान शुगर होता है, तो उनमें कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम होता है कि बच्चे का सेक्रम या पेल्विस अच्छी तरह से डेवलप ही नहीं हुआ होता, और उस पेल्विस के एक अंडर डेवलप होने की वजह से नीचे की टांगें भी अंडर डेवलप ही होती हैं, और ये बड़ा ऑब्वियस होता है, और इन बच्चों में भी फिर वॉक जो है मुश्किल हो जाती है। कुछ बच्चों को स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा होता है, कुछ में अपर्टा होता है, यानी खुला हुआ स्पाइना बाइफिडा है, उसमें नजर आ रहा होता है मेनिंगोमाइलोसील या मेनिंगोसील पीछे जो है वो फोड़ा बना हुआ होता है। ऐसे बच्चों में भी लोअर लिम्स को का टेस्ट करना कि उनमें जान है पूरी या नहीं है, बड़ा जरूरी होता है, और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है बच्चों के डिले वॉक करने की। कुछ वालदैन बच्चों को नीचे जमीन पे उतारते ही नहीं है, उनको जो है क्रिब के अंदर ही 2-2 साल तक बंद किए रखते हैं कि जी बच्चा नीचे आएगा तो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स में हाथ डालेगा, या नीचे पाँव या नीचे हाथ लगाएगा तो उसके हाथ पे जख्म आ जाएंगे, कोनियां छिल जाएंगी, या ये वो बड़े मसाइल अपनी तरफ से सोच के बैठे होते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। उससे होता ये है कि बच्चा अपने क्रिब के अंदर या वॉकर के अंदर सिर्फ वो अपने बम के ऊपर, अपने बटक्स के ऊपर, हिप के ऊपर ही जो है वो वजन डालना सीखता है, और उसको आदत ही नहीं होती, वो कंफर्टेबल ही नहीं होता अपने पाँव और कोहनियों को जमीन के ऊपर रखने के लिए। और ये बच्चे अल्टीमेटली बन जाते हैं बॉटम शफलर्स। ये बम को नीचे रख के जंप मार मार के चलते हैं। ये इन बच्चों का, क्योंकि ये बम पे बैठ के चलते हैं, तो इनकी स्पाइन ही डेवलप होती है, इनका नीचे वाला लोअर लिम्ब डेवलप ही नहीं होते, हिप जॉइंट भी डेवलप नहीं होता, इस काबिल नहीं होता, तो इनकी वॉक भी डिले होती है। तो प्लीज ऐसा ना करें। अगर आपके घर में कोई लूज इलेक्ट्रिक सॉकेट्स हैं, तो उनको आप निकलवा के वक्ती तौर पे ऊंचा करके लगवा लें। आप 2 फुट की हाइट से ऊंचा रख लें, कर लें उनको 3 फुट की हाइट के ऊपर रख लें, ताकि बच्चा उसके अंदर जो है वो उंगलियां ना डालें। नंबर 2, अगर कोई लूज फर्नीचर है तो उसको फिक्स करवाएं वॉल के साथ। बड़ा आसानी से आप जो है वॉल के अंदर स्क्रूज लगा के उसको फिक्स कर सकते हैं। या कोई ऐसी कैबिन्स हैं जिनका ड्रॉर खुल जाता है आसानी से, या जिनका जो डोर है वो आसानी से खुल जाता है, और आपको खतरा है कि बच्चा के सर पे ना लगे, तो आप जो है वो चाइल्ड सेफ्टी, चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड सेफ होम करने की बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, सिलिकॉन के मिलते हैं, इस तरह की चीज़ें जो आप उसके ऊपर चिपका देते हैं, और बच्चा उसको पुल भी करता रहता है, तो खुलते नहीं है ड्रॉर, और बच्चे को नुकसान नहीं होता है। तो चाइल्ड सेफ होम करना बड़ा ज़रूरी होता है, और बच्चों को ज़मीन पे छोड़ना, कारपेट पे छोड़ना बड़ा ज़रूरी है, ताकि बच्चा जो है वो अपने चारों लिम्स के ऊपर क्रॉल करना सीखे। अगर क्रॉल नहीं करेगा बच्चा अपने चारों लिम्स के ऊपर, तो फिर उसकी वॉक भी डिले हो जाएगी, और वो बॉटम शफलिंग बहुत अरसे तक करता रहेगा।
कुछ बच्चे इस तरह एम पोजीशन में बैठते हैं और वालिदैन समझते हैं कि ये एम पोजीशन तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो सारे बच्चे बैठते हैं एम पोजीशन में, इसमें क्या मसले वाली बात है। और लेकिन ऐसा करने से उसका कूल्हे का जोड़ टेढ़ा हो जाता है, कूल्हे के जोड़ के साथ वाली हड्डी टेढ़ी हो जाती है, और जब बच्चा सीधा खड़ा होता है तो इसकी टोज एक दूसरे की तरफ पॉइंट करना शुरू कर देती है, और जब बच्चा चलता है या भागता है स्पेशली, तो उसकी टो आपस में टकराती हैं और बच्चा ठोकर खा के अपने एक पाँव की दूसरे पाँव के साथ ठोकर लगती है और बच्चा गिर जाता है, और उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। अब ये बच्चा वॉक करते हुए भी डरता है और ये बच्चा भागते हुए भी डरता है। तो इसको एम पोजीशन या डब्ल्यू पोजीशन कहते हैं। इस पोजीशन में बच्चे को डिस्करेज करें हमेशा इस पोजीशन में बैठने से, और जिन बच्चों में विटामिन डी की और कैल्शियम की ज़्यादा कमी होगी उसमें ये ज़्यादा नुकसान करेगी ये चीज़, और वही बच्चे ज़्यादा इस पोजीशन में बैठेंगे क्योंकि उनके जोड़ जो है, उनका जॉइंट अलाउ करेगा, बिल्कुल नरम सी हड्डियाँ होंगी और वो अलाउ करेंगी इस पोजीशन में बैठने की, और बच्चा बैठेगा। फिर वॉकर का इस्तेमाल, बिल्कुल मिसकॉन्सेप्शन है कि वॉकर के इस्तेमाल से बच्चा शायद ज़्यादा जल्दी चलने लग जाता है। बिल्कुल गलत है। जिस बच्चे में विटामिन डी की कमी नहीं है, कैल्शियम की कमी नहीं है, न्यूट्रिशन की कमी नहीं है, उसको वॉकर कोई नुकसान नहीं करेगा। जिस बच्चे में मस्कुलर वीकनेस नहीं है, जिस बच्चे में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, उसको वॉकर बिल्कुल कोई मसला नहीं करेगा। लेकिन जिस बच्चे में ज़रा सा भी इन सारी कंडीशंस में से कोई एक चीज़ की कमी आ गई, तो क्योंकि आप बच्चे को लटका रहे हैं, इसके अंदर पेल्विस से उसको आप पकड़ा हुआ है और नीचे लटका रहे हैं, उससे खून की गर्दिश भी नीचे लोअर लिम्ब में उस तरह से अच्छी नहीं रहती, हैम्पर होती है। और दूसरे नंबर पे ये कि बच्चे का जो एक्टिव मूवमेंट करनी चाहिए थी उसको आपने पैसिव कर दिया है, तो पैसिव मूवमेंट से तो बच्चा जो है वो नहीं करेगा, वो फायदा नहीं होगा उसको, और उसकी वॉक डिले हो जाएगी अगर उसमें किसी भी चीज़ की कमी हुई। अगर किसी चीज़ की कमी नहीं है तो उसमें कोई मसला नहीं है, उसमें फायदे देगा, एक टॉय की तरह ये रोल प्ले करेगा और बच्चे को जो है वो बचाए भी रखेगा इधर उधर टकराने से। लेकिन अगर बच्चे में किसी चीज़ की कमी है तो उसमें ये फर्दर डिले करेगा बच्चे की वॉकिंग को। फिर वजूहात, विटामिन डी, कैल्शियम की कमी मैंने आपको बताया बहुत ज़रूरी, बहुत अहम वजह है। मसल्स की एब्नॉर्मेलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी वजह है, बहुत अहम वजह है जिसकी वजह से बच्चे देर से चलते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को टारगेट करना, इन दोनों चीज़ों को जो है वो एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है बच्चे के टाइमली वॉक के लिए। न्यूट्रिशन बड़ा ज़रूरी है। बच्चे को पतला दूध बना के देंगे या मक्खन के बगैर दूध देंगे, मलाई के बगैर दूध देंगे तो बच्चे को नुकसान होगा। आप बच्चे को मलाई वाला दूध दें हमेशा। आप बच्चे को पूरी डाइल्यूशन में, अगर पाउडर दूध पी रहा है बच्चा तो पूरी डाइल्यूशन में दें, और बच्चे को उससे फ़ायदा होगा। ये न्यूट्रिशनल एलिमेंट बड़ा ज़रूरी है बच्चों की वॉक के लिए। फिर विटामिन डी की जब कमी होगी तो और क्या-क्या होगी? बच्चे के मसल्स बिल्कुल वीक होंगे। आप वेंट्रल सस्पेंशन इसको टेस्ट कहते हैं। आप बच्चे को उल्टा लटकाएँगे तो वो अपनी गर्दन भी ऊपर की तरफ नहीं उठाएगा और बिल्कुल जो है वो फ्लेल होके लेट जाएगा। उसकी नेक होल्डिंग डिलेड होगी। नॉर्मली 3 महीने में बच्चे नेक होल्डिंग अचीव कर लेते हैं। जब बच्चे में विटामिन डी की कमी होगी और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी तो पॉट बेली, गधे की तरह की उसका पेट जो है वो नज़र आएगा आपको। और उस बच्चे में जो सीना है उसमें भी रिकेटी रोजरी नजर आएंगी आपको। पसलियां बड़ी प्रोमिनेंट नजर आएंगी और पसलियां जिस जगह से जुड़ रही होंगी, पसली और करी हड्डी, सामने की तरफ करी हड्डी होती है, पीछे से हड्डी आ रही होती है पसली की, और वो करी हड्डी से जिस जगह मिल रही होगी वहां पे आपको बीड्स नजर आएंगी। इस तस्वीर में नजर आ रही हैं बीड्स। तो ये साइन जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी के होंगे। फिर इन बच्चों की रिस्ट वाइडन होगी। रिस्ट देखें कैसे चौड़ी हुई हुई है इन बच्चों की। जब विटामिन डी की, कैल्शियम की कमी होगी, पूरी नहीं मिलेगी बच्चों को, तो रिस्ट बच्चे की वाइडन हो जाएगी। आप देखें, पाम देखें तो पाम बच्चे की पीलापन है, पाम में खून की भी कमी है इस बच्चे को, न्यूट्रिशनल है तो इस वजह से खून की कमी भी नजर आएगी ऐसे बच्चे में। फिर बोइंग ऑफ लेग्स हो जाती हैं, बच्चे की टांगे जो है वो बो की तरह ऐसे गोल हो जाती हैं। ये एक डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है जो जिसको बाद में फिर 2 साल लगते हैं तकरीबन रिकवर करने में। जिस वक़्त आप सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ उसकी पूरी कर दें, उसकी एक्सरसाइज़, फिजियोथेरेपी सारा कुछ आप करते हैं, और 2 साल की ट्रीटमेंट के बाद ये टाँगें आहिस्ता-आहिस्ता सीधी होती हैं। फिर क्या करें? न्यूट्रिशन वाला मैंने आपको बता दिया कि न्यूट्रिशन बच्चे का अच्छा रखें, विटामिन डी की कमी ना होने दें, कैल्शियम की कमी ना होने दें, और ये वो चीज़ें हैं जो एनकरेज करती हैं बच्चे की अर्ली वॉकिंग को। क्रूज अलोंग फर्नीचर, फर्नीचर के साथ-साथ बच्चे को चलने दें। ये एक्टिव मूवमेंट है। क्रूजिंग इज़ साइड स्टेपिंग व्हाइल होल्डिंग ऑन टू समथिंग। साइड स्टेप लेता है बच्चा फर्नीचर के साथ को पकड़ के, ठीक है? सपोर्ट देयर ट्रंक, ट्रंक से पकड़ें बच्चे को, कभी बाजुओं से पकड़ के उसको चलाने की कोशिश ना करें। आप उसको चलाने की कोशिश भी करते हैं तो उसको पेट से और
पेट से और सीने से पकड़ें और इस तरह से जेंटली पकड़ें कि वजन सारा बच्चा खुद होल्ड करे। जो बच्चा खुद से वजन होल्ड नहीं कर पा रहा, इसका मतलब है उसकी हड्डियां बहुत कमजोर हैं, तो उसको आपको अनड्यू उसके ऊपर वजन नहीं डालना चाहिए, आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। अभी विटामिन डी की, कैल्शियम की कमी उसकी पूरी करनी चाहिए, उसकी न्यूट्रिशन की कमी पूरी करनी चाहिए, उसके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर ये वजन डालना चाहिए। जो बच्चा अपने आप को सपोर्ट ही नहीं कर रहा, उसको जबरदस्ती खड़े कर किए जाने से उसकी हड्डियां टेढ़ी होंगी, वो कुछ गेन नहीं करेगा। गिव बेबी समथिंग टू होल्ड ऑन। बच्चा अपने हाथ में कुछ चीज पकड़े, एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर करे, उससे उसके अपर लिम्स, उसकी आई कोऑर्डिनेशन बड़ी जरूरी है वॉक करने के लिए। अगर आप बच्चे को टॉयज नहीं देंगे, कलरफुल टॉयज दें, हर तरह की चीज उसको, हर तरह का खिलौना दें उस बच्चे को, जिससे उसकी सेंसेस डेवलप हो, उसकी सेंसरी थेरेपी होगी, उसके नर्वस सिस्टम डेवलप होगा, उसके न्यूरॉन्स डेवलप होंगे, उसकी नर्व जो है वो, उसकी माइलिनेशन होगी, तो फिर ही बच्चा आगे चल सकेगा। जब तक उसको डिस्टेंस का पता नहीं चलेगा, जब तक उसको चीजों की शेप का पता नहीं चलेगा, तब तक वो सही तरह से कोऑर्डिनेटेड वॉक भी नहीं कर सकेगा। टॉयज जैसे मैंने बताया उसको दें। रीच अप एंड डाउन, बच्चे को काउच के ऊपर कोई चीज ऐसे दूर रखें जिसको बच्चा खुद टो के ऊपर होके होके पकड़े, या नीचे जमीन पे कोई चीज रखें जिसे बच्चा नीचे बैठ के उठाए। स्टेप अप स्कैवेंजर हंट, यानी छुपना, एक दूसरे की तरफ जो है वो पीकाबू टाइप करना, ठीक है, कोई चीज जो है वो छुपा देना बच्चे से, बच्चा उसको घूम के जो है वो ले, बच्चे के पीछे रख दें, बच्चा उसको घूम के उठाए खुद से। और बच्चे को पुश, ऐसे टॉयज दें जिसको बच्चा लेके पुश करे, जिसको बच्चा पकड़ के पुश करे। ऐसे टॉयज नहीं जिसके अंदर बच्चा फिक्स हो, जैसे ही मैंने बताया ना, जैसे आप वॉकर देते हैं तो उसके अंदर बच्चा फिक्स होता है, वो उसको पुश नहीं दे रहा होता। वॉकर जो होता है वो क्रचेस की तरह होता है, जैसे बूढ़े लोग क्रचेस इस्तेमाल करते हैं ऑन व्हील्स, ये इस तरह का पुश टॉयज होंगे जिसको बच्चा पकड़ के पुश करेगा और खुद वॉक करेगा उसके पीछे पीछे। ऐसे टॉयज बच्चे को फायदा देते हैं। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से वीडियो भी लंबी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।